अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीओ स्पेस में से आने वाले एक नए आईपीओ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ जो है वो खुल चुका है, जिसका आज दूसरा दिन है और एक अच्छा रिस्पांस भी मिला है इस आईपीओ को। फिलहाल अगर हम देखें तो आईपीओ पहले दिन 83% जो है भरता हुआ नजर आया है। पर अगर इस बैंक की बात करें तो ये भारत में सबसे पुराने प्राइवेट बैंक्स में से शामिल है। तमिलनाडु एक क्योंकि इनका नाम आपको बता देगा कि वो जो रीजन है काफ़ी मजबूत पकड़ वाला इनका रीजन है। और अब अगर इनके आईपीओ ऑफरिंग की बात करें तो 500 से लेके 525 रुपए जो है इन्होंने एक बैंड सेट किया है। और ऊपरी बैंड से अगर देखें तो कंपनी 830 करोड़ जुटाने की योजना रख रही है। तो ये थी कुछ जानकारी, पर आइए इस बैंक की आगे की रणनीति समझते हैं, क्या है ग्रोथ के आउटलुक्स। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ केवी राममूर्ति जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आईपीओ लेकर आ रही है आपकी कंपनी। पर कुछ अगर हम रेशियोज देखें तो कंपनी की जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 25% या उससे अधिक रहने का आप अनुमान लगा रहे हैं। जो ये ग्रोथ आउटलुक है, क्या इसमें आप नए सेगमेंट्स में उतरने की योजना बना रहे हैं और ग्रोथ के लिए आगे की क्या गाइडेंस रहेगी? आपने सही बताया कि हमारा पोस्ट इश्यू और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इन शॉर्ट टर्म मे बी will be crossing 25% also, because there will be 3% increase. But I think when we try to grow our loan book and grow our top line as well to a reasonable level of 12 to 15%, I think it should hover around back to around near 20%, if not more, and switch. हमें तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि इकोनॉमी जिस स्थिति में खड़ी है अभी, वहां से everybody is expecting the loan growth to be little more aggressive for future years, and most uncertain times में हमारा growth रहा है अगर CAGR 9% के आसपास में। आई थिंक आने वाले समय में उससे ज्यादा जरूर होगी। उस टाइम में तो ये कैपिटल एडिक्वेसी का नीचे ना आने का उम्मीद भी है। एंड देन व्हेन वी ट्राई टू एक्सपैंड आवर ब्रांच नेटवर्क, this capital which we'll be mobilizing, that will be used as a long-term resources for the bank for building up the capacities, and that should be handy. In fact, our cost-to-income ratio is not going to be adversely affected, as we are trying to identify those centers where we'll be opening branches, which will be breaking even at the earliest possible time as such. राममूर्ति सर, अभिषेक बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी हिंदी को सुनकर। आप तमिलनाडु से आते हैं, वहाँ पर आप बैंक चलाते हैं, लेकिन इतनी बढ़िया आप कोशिश कर रहे हैं हिंदी में जवाब देने की हमारे सवालों को लेकर। आपसे सर ये समझेंगे कि लिस्टिंग को लेकर जो आरबीआई के जो दिशा निर्देश थे उसके चलते आप ब्रांच नहीं खोल रहे थे। ये बताइए कि लिस्टिंग के बाद आपकी क्या रणनीति है? क्या आप नए ब्रांचेज खोलेंगे, एक्सपेंशन मोड में और जाएंगे यहाँ से आप? जरूर, हमारा एक अभी तो एक प्लान है, अगर 140-150 ब्रांचेस का ब्रांच ओपन करने का नेक्स्ट 3 years में। I think we are specifically identifying those centers once we get the clearance from RBI with this board approved policy of establishing those centers year wise. I think we'll be opening the branches over a period of next 3 years. Around 140 to 150 branches का एक प्लान तो तैयार की गई है। Details have been given very well in our RHP as well about the branch expansion, whichever is kept. That should these branches should come handy for taking the top line to a decent level of the coming times as such. ओके, पर राममूर्ति सर, कुछ रेशियोज को अगर ध्यान से देखें तो आपका कासा रेशियो 30.5% पे है, जो कि अन्य जो स्मॉल और मिड कैप्स बैंक्स हैं उनसे थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। आगे को लेकर कहाँ पे आप ये नंबर जाता हुआ देख रहे हैं और डिपॉजिट साइड पे किस तरीके की योजना है बैंक की? बात सही है आपकी। कासा रेशियो हमारा 30% as of now March 22 है, but this ratio has come almost pre monetization time में हमारा बैंक का जो कासा रेशियो था 19% के आसपास में था, वहां से 30% तक ग्रोथ हुई है because of the our network of the ADC network has gone up, and then the transaction volumes have gone up almost to 84%. In fact, when we expand our network other than Tamil Nadu and also those areas where at least CASA potential will be there, and जब डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से हमारा कस्टमर ऑनबोर्डिंग होगी मोर ऑन डिजिटल मोड, आई थिंक द वी शुड बी इन अ पोजीशन टू टेक द CASA नंबर फॉरवर्ड अगेन ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. That should again, our cost
which we are paying at this point of time to our savings bank deposit customers is not more than 3% as such. I think our average rate of interest works out to 3.05%. As we have 10 up to 10 lakhs, we pay an interest rate of 3%, and then more than 10 lakhs, we pay 3.25%. We don't offer any higher rate of interest on this savings bank deposits. राममूर्ति सर, एक आखिरी सवाल, अब चूंकि आप पब्लिक जा रहे हैं आईपीओ, हालांकि अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है, पहले दिन पूरा का पूरा भर गया है, आज सेकंड डे ही है, लेकिन कुछ सवाल है जिसके बारे में जो निवेशक हैं वो भी सफाई चाहेंगे। आप ये बताइए कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो कितना गंभीर है, उसकी अगर फैसला आता है तो उसका क्या असर हो सकता है, और ओएफएस को लेकर भी चर्चा थी जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। ये बताइए कि इन दोनों इश्यूज को लेकर अभी ताज़ा अपडेट्स क्या हैं? And मैं अपना फ्यूचर इन्वेस्टर्स who will be coming in at this point of time, उनको ये उम्मीद देना चाहता हूँ कि थोड़ा कुछ उम्मीद, जो this ownership disputes or share related issues have been haunting the bank for last 2 decades as such, but bank's performance has not been affected, and our earning ability has not been affected, and the dividend payment track record of the bank has been so intact. But for that 1 year, on account of this uncertainty posed by COVID, we have been not permitted to share the dividend as such. Other than that, I think all these years, this bank has the unique distinction of posting profits from the beginning, in fact. And these legal disputes or ownership disputes, they are outstanding in different forums. Different courts have not really affected the performance of the bank. I think the bank has been independently performing reasonably well, and we are one of the better banks in our league as of now. And जो आपने बताया OFS की जो बात की है, जब last time when we filed DRHP in September 21, the option was given to almost all the eligible shareholders for this exercising the option for OFS, and only 6 shareholders out of the 22,000 shareholders approximately, they only exercised their right to go for OFS, and shares wise 12,500 shares were offered for sale. But I think subsequently when there was a delay, थोड़ा कुछ डिले हुआ था हमारा सेबी से क्लियरेंस लेने में, फाइनल क्लियरेंस लेने में, उस पहले दे हैव विथड्रॉन देयर ऑफर इन फैक्ट। उसीलिए हमें उचित समझा सेबी के पास अप्रोच करते हुए ओएफएस को स्क्रैप करते हुए हम ये आईपीओ को आगे लेके जाने के लिए ये प्लान बनाया। उसके सेबी ने भी उसका मदद दी, सपोर्ट दी है, उनका परमिशन दिए हुए। उसके मुताबिक आज हमारा जो इश्यू है 100% ओपन इश्यू है। आई थिंक नो ओएफएस पोर्शन इससे। ठीक है, राममूर्ति सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमें, और अपने आईपीओ प्लान्स को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए। तो राममूर्ति सर के पीछे जो बोर्ड लगा था TMB, ये नाम आप याद रख लीजिए। आईपीओ आज खुला हुआ है और आज ये पैसे लगाने का दूसरा दिन। 101 साल पुराना बैंक हो गया सृष्टि ये। जो जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है उसके हिसाब से नाडर बैंक के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके बाद 1962 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कर दिया गया।